हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद के अंतर्गत असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का एग्ज़ाम होने वाला है। तो बहुत सारे दोस्तों का कमेंट था कि इसके रिगार्डिंग कोई सीरीज़ स्टार्ट किया जाए जिससे उन्हें प्रैक्टिस और एग्जामिनेशन की तैयारी करने में मदद मिले। और इसके रिगार्डिंग मैंने एक दो वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है जिसमें मैंने डिस्कस किया है इंपॉर्टेंट बुक्स और एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने का, मतलब पीटी और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से, कि क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस किया। हालांकि ये रेगुलर एग्जाम्स होते हैं नहीं, एक या दो बार ही हुआ है, तो जितना बार भी हुआ मैंने क्वेश्चन अपलोड कर दिया है। तो चलिए, इसके रिगार्डिंग हमने एक प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट किया है जी, जो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिस सेट 1। तो इसमें हम लोग सबसे पहले मैं बता देता हूँ क्या क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि है जनरल नॉलेज, इसमें 25 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। फिर जनरल साइंस है, इसमें 15 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, ये एमसीक्यू, और इसमें थोड़ा सा मैं थियोरेटिकल नॉलेज भी दूंगा। बाकी बुक्स से आप पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, सबसे बेस्ट वो है। और रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी, उसमें भी 15 क्वेश्चंस। तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के एग्जाम्स ऑल ओवर इंडिया में जहां भी कंडक्ट किए गए हैं, उनसे ये क्वेश्चंस मैंने उठा के तैयार किया है। तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसी टाइप का क्वेश्चन या इससे थोड़ा ऊपर नीचे क्वेश्चन रहेगा। इसका लेवल जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस रहेंगे, इससे ऊपर ही रहेंगे, क्योंकि कंपटीशन दिन भर दिन बढ़ते जा रहा है। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जनरल नॉलेज से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, पंचायती राज वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन अक्टूबर 1959 इन। तो यहाँ हिंदी में कहा गया, पंचायती राज प्रथम बार अक्टूबर 1959 में प्रारंभ किया गया था। ये सवाल में पूछा जा रहा है किस स्टेट में स्टार्ट किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था पंचायती राज। तो हम सबको पता है, राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में ये स्टार्ट किया गया था। और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था आप लोग जानते हैं कि इन्होंने स्टार्ट किया था, बलवंत राय मेहता जी कमेटी के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। और फिर उसी साल में दूसरा स्टेट जो इसे पंचायती राज को इंट्रोड्यूस करने वाला जो राज्य था, वो आंध्र प्रदेश था 1959 में ही। पहला था आपका राजस्थान, जो कि नागौर डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया गया था, राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में। और दूसरा जो है आपका आंध्र प्रदेश था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 अब हम लोग देखते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन, जो कि हरित क्रांति, मुख्य रूप से सीमित थी। तो हम सभी को पता होगा हरित क्रांति क्या थी। तो ये हरित क्रांति जो था, किस टाइप के क्रॉप्स के लिए ये सीमित थी? फूड एंड कमर्शियल क्रॉप्स, खाद्य या फिर व्यावसायिक फसलों तक, फल और खाद्य फसलों तक, खाद्य फसलों तक, या फिर व्यावसायिक फसलों तक। तो हमें पता होगा ये फूड क्रॉप्स के लिए, खाद्य फसलों के लिए ये सीमित थी ग्रीन रेवोल्यूशन, जो कि चावल और गेहूं के लिए स्टार्ट किया गया था। हालांकि इसमें सक्सेसफुल जो फसल हुई थी वो गेहूं, स्टार्ट दोनों के लिए किया गया था, चावल और गेहूं दोनों के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा उपज जो हुई थी वो आपका गेहूं की हुई थी। और ये 1965 में ये स्टार्ट किया गया था इंडिया में, जो कि आपका डॉक्टर MS स्वामीनाथन के द्वारा स्टार्ट किया गया था। अगर इंडिया में, अगर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि इंडिया में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो आंसर होगा डॉक्टर MS स्वामीनाथन। और अगर वर्ल्ड में पूछा जाए, वर्ल्ड लेवल पे हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, ये एक मेक्सिको के साइंटिस्ट थे। तो इन्हीं के आइडियाज़ को लेके डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने हरित क्रांति इंडिया में स्टार्ट किया। ये हरित क्रांति सबसे पहले स्टार्ट किया गया था आपका हरियाणा और पंजाब के क्षेत्र में। इसमें HYV सीड्स, इसका मतलब होता है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। तो ये जब आप लोग हरित क्रांति को डिटेल में पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगा कि HYV सीड्स क्या होता है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सिंचाई के महत्वपूर्ण स्रोत हैं कुएं, तालाबें, नहरें, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। हमें पता होगा भारत में बहुत सारे कुएं हैं, छोटे लेवल पे भी हम लोग देख सकते हैं, बड़े लेवल पे भी। फिर तालाबें हैं, नहरें बहुत सारे प्रसिद्ध नहरें हैं, सरकार भी इसके तरफ बहुत एक्टिव रही है, तो नहरें भी हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी कहने का मतलब कि वो समय के अंतराल पे, वोल्केनोज में बी क्लासिफाइड इनटू, मतलब आवर्तन के आधार पर ज्वालामुखियों को किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शंस हम लोग देखते हैं, फिर एक एक करके हम लोग समझेंगे। ऑप्शन ए है डोरमेंट वोल्केनोज, मतलब निष्क्रिय ज्वालामुखी। डोरमेंट कहने का मतलब कि वो बहुत दिन से
वो विस्फोट नहीं हुआ है उस वाला ज्वालामुखी में। मतलब जैसे हमें ये सुनते नहीं है कि हमारा बैंक अकाउंट अगर हम लोग बहुत लंबे समय तक यूज़ ना करें तो उसे बोला जाता है वो डोरमेंट है। मतलब वो चालू तो है, ऐसा नहीं कि वो बंद हुआ है, चालू है, लेकिन बहुत लंबे समय तक वो यूज़ नहीं किया गया। तो इसी तरीके से वो ज्वालामुखी भी होती है, उन्हें वर्गीकृत किया गया है कि बहुत लंबे समय से, कुछ लंबे सालों तक ये अगर नहीं विस्फोट हुआ है तो उसे डोरमेंट वोल्केनो कहा जाता है। दूसरा है आपका एक्सटिंक्ट वोल्केनो, मतलब कि विलुप्त ज्वालामुखी। वो ज्वालामुखी मतलब बहुत 10-20 साल से उसमें कोई भी विस्फोट नहीं हुआ है, लेकिन वो चांसेस है कि वो शायद कभी हो सकता है, शायद, ऐसा नहीं कंफर्म उसमें होगा ही, तब तो वो डोरमेंट हो जाएगा। विलुप्त ज्वालामुखी वही हुआ कि एक समय पहले वो फटा था, लेकिन अभी काफ़ी लंबे समय तक उसमें कोई विस्फोट नहीं हुआ है। और तीसरा है आपका एक्टिव वोल्केनो, जो कि सक्रिय ज्वालामुखी, जिसमें हमेशा विस्फोट होते रहता है। तो इस तरीके से वोल्केनो को क्लासिफाई किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। मतलब ये वोल्केनो जो होते हैं तीनों तरीके के होते हैं, डोरमेंट, एक्सटिंक्ट और एक्टिव वोल्केनो। आप लोग कमेंट में ये कर बताइएगा कि इंडिया में कौन से वोल्केनो हैं और किस प्रकार के वोल्केनो हैं, डोरमेंट है, एक्सटिंक्ट है या फिर एक्टिव है। अब क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी रिवर्स आर इन द, ये तीनों नदियाँ कहाँ हैं? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, भारत के उत्तरी पूर्व क्षेत्रों में, भारत के केंद्रीय और दक्षिण क्षेत्रों में, भारत के उत्तरी क्षेत्रों में या फिर भारत के दक्षिण क्षेत्रों में। तो इसका सही जवाब होगा दक्कन रीजन्स ऑफ इंडिया, यानी भारत के दक्षिण क्षेत्र में। तो डेक्कन रीजन जो है वो भारत के दक्षिण क्षेत्र में है, जो ये भारत का नीचे जो प्रायद्वीपीय भाग है, तो इसी भाग को आपका कहा जाता है डेक्कन रीजन। तो इसी क्षेत्र में आपका गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी है। एक चीज़ और हम लोग देखते हैं, पूर्वी पूर्वी और पश्चिमी घाट के बीच में जो भी एरिया है वो डेक्कन रीजन है, यानी दक्षिण भारत। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब एक एक करके नदिया के बारे में, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, क्योंकि हो सकता है किसी भी एग्जाम में ये पूछा जाए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं गोदावरी के बारे में। ये गोदावरी का उद्गम स्थान जो है ब्रह्मगिरी पहाड़ी है, जो कि है आपका नासिक डिस्ट्रिक्ट, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र राज्य में एक नासिक डिस्ट्रिक्ट है, उसी में आपका ब्रह्मगिरी पहाड़ी है, जो कि आपका त्र्यंबकेश्वर इसका उद्गम स्थल है। फिर ये किस किस राज्य में बहती है? तो गोदावरी नदी ज़्यादातर किस राज्य में बहती है? सबसे ज़्यादा पार्ट इसकी जो बहती है वो महाराष्ट्र में है, फिर आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। और कुछ कुछ भाग इसके बहते हैं, जैसे कि आपका मध्य प्रदेश हो गया, कर्नाटका हो गया और पुदुचेरी हो गया। तो एग्जाम में आपसे नदियों के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये नदी का, कोई XYZ नदी का उद्गम स्थल, मतलब कि वो कहाँ से निकल रही है। तो इस गोदावरी के बारे में हमने पढ़ा, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, जो कि त्र्यंबकेश्वर में है, नासिक डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में। और ये कहाँ जाके गिरती है, इसका अंत कहाँ होता है? तो ये भी हो सकता है इधर आपका बंगाल की खाड़ी है और इधर आपका अरब सागर है। तो ये त्र्यंबकेश्वर आपका यहाँ महाराष्ट्र, यहाँ से निकलती है और ये बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। और इसे साउथ इंडिया का, दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है, और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी जो है वो गोदावरी है। अब हम लोग देखते हैं कृष्णा नदी के बारे में। तो कृष्णा नदी जो है ये इसका उद्गम स्थल है महाबलेश्वर, जो कि महाराष्ट्र में पड़ती है, और ये जाके गिरती है आपका बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में, बंगाल में नहीं, बे ऑफ बंगाल में। और ये बहती है आपका महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, और इधर तेलंगाना है यहाँ पे। तो तेलंगाना में बहने के बाद ये जाके आपका बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। फिर हम लोग देखते हैं कावेरी नदी के बारे में। उद्गम स्थल है तला कावेरी, जो कि कूर्ग डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में है। तो कूर्ग डिस्ट्रिक्ट के बारे में आप लोग जानते होंगे, वहाँ कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है पूरे भारत में। तो उसका, कावेरी नदी का उद्गम स्थल उसी डिस्ट्रिक्ट, कूर्ग डिस्ट्रिक्ट, जो कि कर्नाटका में पड़ती है, और ये भी जाके आपका गिरती है बे ऑफ बंगाल में। तो किस किस राज्य में ये बहती है? कर्नाटक में, तमिलनाडु में, केरला में और पुदुचेरी में बहती है, और फिर इसके बाद जाके बंगाल की खाड़ी में ये मिल जाती है। इस क्वेश्चन में हमने बहुत सारे फैक्ट्स देखे कि गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और कावेरी नदी के बारे में, साउथ इंडिया की ये महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। योजना आयोग की स्थापना के साथ ही भारत में आर्थिक योजना का युग प्रारंभ हुआ। इस क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है कि जो प्लानिंग कमीशन थी वो कब स्थापित की गई थी हमारे देश में? तो इसका राइट आंसर होगा 1950। 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन स्थापित की गई थी। और ये प्लानिंग कमीशन का काम था 5 पंचवर्षीय योजना को बनाना और निर्धारित करना। तो इसमें अभी तक टोटल जो है 12 5 वर्षीय योजना तैयार की गई है, और इसी के जगह पे आपका नीति आयोग आया है, जो कि 1 जनवरी 2015 में स्टार्ट किया गया था। तो
तो नीति आयोग का काम जो है वो प्लानिंग कमीशन से डिफरेंट है। प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग पे एक स्पेसिफिक वीडियो मैं लाऊंगा, उसमें मैं डिटेल बता दूंगा कि क्या क्या है, और 5 वर्ष ये योजना जो है आपका 1 से 12 तक वो सबको डिटेल में पढ़ा दूंगा, क्या उद्देश्य था, हर पंचवर्षीय योजना का क्या क्या उद्देश्य था। इस प्रैक्टिस सीरीज में तो हम लोग बेसिक फैक्ट्स ही देखेंगे कि ये 1950 में स्टार्ट किया गया था और ये बेसिकली पंचवर्षीय योजना बनाने के लिए स्टार्ट किया गया था, और इसी के जगह पे फिर नीति आयोग को लाया गया। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं, सब मैंने मिला के क्वेश्चन दिया है, बुक्स एंड ऑथर्स, फिर स्पोर्ट्स, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, सभी सेक्शन से मैंने जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैंने दिया। इसी तरीके के प्रैक्टिस सीरीज में लाते रहूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये पूछ रहा है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी थी? तो ये हमें सबको पता होगा कि इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी। तो थोड़ा सा हम लोग जानते हैं इस बुक के बारे में। इस बुक में दादा भाई नौरोजी जी ने लिखा था कि जो धन का निष्कासन है वो कैसे हो रहा है, जो ब्रिटिश साम्राज्य है वो भारत से कैसे धन निकाल के अपने मुल्क में ले जा रहे हैं, और भारत के जो बहुमूल्य चीज़ें हैं उसे कैसे मतलब मिस यूटिलाइज करके, मतलब उसका सही इस्तेमाल ना करके वो अपने देश में ले जा रहे हैं। तो ये इसमें बेसिकली ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव की आलोचना की गई है। तो इसका राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। पॉपुलेशन सेंसस इज टेकन इन इंडिया वंस इन, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि सेंसस जो है, पॉपुलेशन सेंसस हमारे देश में कितने समय पे होती है, कितने अंतराल पे होती है? तो इसका राइट आंसर होगा डिकेड। डिकेड मतलब 10 सालों पे, 10 सालों पे जो सेंसस होती है वो करवाया जाता है। ये स्टार्ट किया गया था 1872 में आपका लॉर्ड वाइसराय लॉर्ड मेयो के द्वारा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज रिगार्डेड एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो हम सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त। अब समुद्रगुप्त के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। ये गुप्त साम्राज्य के महान शासक थे और ये अपने राज्य को एक साम्राज्य में बदल दिए थे, और ये एक महान विजेता साबित हुए, इसीलिए इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाने लगा। उन्होंने उत्तरी राज्यों पर विजय प्राप्त की और दक्षिणी राजाओं को अपनी संप्रभुता स्वीकार करने के लिए मजबूर किया था। और ये समुद्रगुप्त जो है, चंद्रगुप्त पहले के बेटे थे, जो कि गुप्त साम्राज्य के एक महान शासक थे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु रोट आईने अकबरी? आईने अकबरी एक किताब थी, प्रसिद्ध किताब है, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, किसने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर होगा अबुल फजल। अबुल फजल अकबर के दरबार में एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। इस किताब आईने अकबरी में अकबर के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बताया गया है कि उन्होंने मुगल साम्राज्य में किस तरीके से प्रशासन को व्यवस्थित किया था। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अबुल फजल के द्वारा एक बहुत ही दूसरी इंपॉर्टेंट किताब लिखी गई थी जिसका नाम है अकबरनामा। हो सकता है ये भी एग्जाम का पार्ट बने। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था, तो ये किस वर्ष लागू किया गया था? इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इंग्लिश में। द परमानेंट सेटलमेंट वाज इम्प्लीमेंटेड इन, तो इसका राइट आंसर होगा 1793 AD। तो इस व्यवस्था के अंतर्गत बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो जमीनी व्यवस्था थी, जमीन जो रेवेन्यू था, लैंड रेवेन्यू, वो व्यवस्था को फिक्स किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारों के बीच में, बंगाल, बिहार और उड़ीसा क्षेत्र में 1793 में। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। किसने प्रसन्नता पूर्वक 1907 में सूरत में कांग्रेस के फूट को हमारे लिए एक महान जीत के रूप में व्याख्या की थी? इंग्लिश में देखते हैं। हु चीयरफुली इंटरप्रेटेड द कांग्रेस स्प्लिट इन 1907 एट सूरत एज अ ग्रेट ट्रम्प फॉर अस? मतलब कि ये कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था, हम सभी को पता है पहला विभाजन हुआ था सन 1907 में, जो कि सूरत में कांग्रेस की जो अध्यक्ष ये हुई थी, मीटिंग हुई थी, उसी में कांग्रेस का बंटवारा हुआ था 2 दलों में, गर्म दल और नरम दल में। तो उसमें किसने ये कहा था कि ये बंटवारा जो है हमारे लिए एक महान जीत है? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड मिंटो। तो ये लॉर्ड मिंटो जो थे, वाइसराय थे भारत के, आपका 1905 से लेके 1910 तक। और इसी वक्त आपका मुस्लिम लीग भी स्टैब्लिश हुआ था। 1905 में ही बंगाल विभाजन हुआ था, जो कि ईस्ट और वेस्ट बंगाल में विभाजन हुआ था, लेकिन उस समय जो वाइसराय थे इंडिया के, लॉर्ड कर्जन थे। उनके कुछ दिन के बाद लॉर्ड मिंटो बने थे, और उसी समय 1907 में आपका सूरत में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। तो लॉर्ड मिंटो ने ही कहा था कि ये विभाजन जो है हमारे लिए एक महान जीत है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। धन प्रवाह सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था?
हु प्रोपाउंडेड द ड्रेन थ्योरी, तो ये किसने दिया था इंडिया में? तो हम सभी को पता है, अभी कुछ इस प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था, इस पे एक फेमस बुक लिखी जा चुकी है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो आप सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, हु वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ विजयनगर? तो विजयनगर साम्राज्य के फेमस राजा कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा कृष्णदेव राय। अब हम लोग कृष्णदेव राय के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इन्होंने शासन किया था, इनका शासन का काल था 1509 से लेके 1529, और इनके शासन काल में विजयनगर साम्राज्य गौरव के शिखर तक पहुंचा था। उन्होंने उड़ीसा के राजा को हराया था और विजयवाड़ा और राजमहेंद्री को उस पर कब्जा किया था। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है, भारतीय संविधान कितने से कम आयु के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान करने पर जोर देता है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रेसेस ऑन इम्पार्टिंग एजुकेशन टू बी मेड फ्री फॉर चिल्ड्रन बिलो। तो ये हमारे संविधान में निर्धारित किया गया है कि कितने सालों तक, कितने साल के बच्चों के लिए? तो 14 साल के बच्चों के लिए ये निर्धारित किया गया है कि 14 साल से कम बच्चे जो हैं उनके लिए शिक्षा जो है अनिवार्य है, आपको किसी हाल में उन्हें शिक्षा प्रदान करना है। तो हमारे संविधान में कई सारे भाग में इसका वर्णन किया गया है, कई सारे संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया है। तो जो हमारा मौलिक अधिकार है उसमें आर्टिकल 21A के अंतर्गत, जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत ये ऐड किया गया था, 21A। फिर जो हमारा DPSP है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसमें आर्टिकल 45 के अंतर्गत इसे ऐड किया गया था। आप लोगों को बताना है, जो हमारा मौलिक कर्तव्य है उसमें भी एक अनुसूची इसके बारे में दिया गया है। तो आप लोगों को बताना है, जो हमारे संविधान का मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21A के अंतर्गत है। DPSP में, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आपका अनुसूची 45 के अंतर्गत है। मौलिक कर्तव्य में किस अनुसूची के अंतर्गत हमारे संविधान में ये वर्णित है, जो अभी हमने पढ़ा कि 14 साल से कम बच्चे को एजुकेशन आपको फ्री देना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, इनमें से किसका भारत में प्रत्यक्ष चुनाव होता है? हु अमंग द फॉलोइंग इज डायरेक्टली इलेक्टेड इन इंडिया? राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, भारत के राष्ट्रपति या फिर भारत के उपराष्ट्रपति? तो हम सभी को पता होगा, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। हम लोग डायरेक्ट जाके, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है, अगर हम आम जनता अगर किसी सदस्य को चुनते हैं, किसी भी सदन के सदस्य को चुनते हैं, आम जनता उनको चुनने में अगर इन्वॉल्व होती है, तो वो प्रत्यक्ष चुनाव होता है। और हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, वो अगर किसी को चुनते हैं तो वो अप्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। तो राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य चुनते हैं, भारत के राष्ट्रपति को राज्यसभा, लोकसभा और राज्य के विधानसभा के सदस्य चुनते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, इनका भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। सिर्फ विधानसभा के सदस्य का जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट। विधानसभा का जो इलेक्शन होना है नेक्स्ट ईयर, जिसमें बिहार के CM को चुना जाएगा। अभी तो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, तो वो भी एक डायरेक्ट इलेक्शन है, हम लोग उसमें वोट करते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन इंडिया द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय द, मतलब कि भारत में संविधान संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? राज्य द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, लोगों द्वारा या फिर संसद द्वारा? तो इसका राइट आंसर होगा संसद द्वारा। तो संसद ही इसका संशोधन कर सकती है, ना राज्य कर सकती है, ना प्रेसिडेंट कर सकती है, ना लोग कर सकते हैं। किसी भी अगर संशोधन करना है संविधान में, तो सबसे पहले जो आपका संसद है उसके दोनों सदन में से किसी भी सदन में वो बिल लाया जाएगा कि हाँ, इस सूची पे, इस विषय पे संशोधन करना है। फिर एक सदन से वो बिल अगर पास होता है तो फिर दूसरे सदन में जाएगा, अगर वहाँ आपका मेजॉरिटी के साथ वो पास कर दिया जाता है तो फिर फाइनल मोहर आपका राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति उस पर मोहर लगाते हैं, तब जाके वो संशोधन स्वीकार होता है। तो संशोधन भी कई प्रकार के हैं, उसे मैं डिटेल में डिस्कशन कर दूंगा जब संविधान संशोधन का लेक्चर लाऊंगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखते हैं, हु हैज़ द पावर टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट? राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति किनके पास है, किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास, इंडियन पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो इसका राइट आंसर होगा द इंडियन पार्लियामेंट। जब यहाँ स्टेट कहने का मतलब भारत और भारत के अंतर्गत जो भी राज्य हैं उनका पुनर्गठन के बारे में।
तो इसका राइट आंसर होगा इंडियन पार्लियामेंट। ऐसे ही नहीं कि सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकता है या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कुछ भी कर सकते हैं या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये सिर्फ पावर है इंडियन पार्लियामेंट के पास, भारतीय संसद के पास। कि इसमें भारतीय संसद के कौन कौन अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये जब तीनों किसी मुद्दे पे, इस मुद्दे पे कि राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उस तरीके का बिल लाया जाएगा और एक सदन से पास होगा। ये भी संविधान संशोधन की तरह है, जब हम लोग डिटेल में जाएंगे तब पता चलेगा कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। एक सदन से पास होगा, फिर दूसरे सदन से पास होगा और फाइनल जब राष्ट्रपति का मुहर लगेगा तब जाके किसी भी राज्य का पुनर्गठन होगा। तो इसके अलावा जो शक्तियां हैं, क्या क्या हो सकता है, दो राज्यों को मिलाना, फिर बाउंड्री को चेंज करना। अगर सपोज करिए बिहार का बाउंड्री, पहले बिहार और झारखंड एक था, फिर इन्हें अलग अलग किया गया, दो अलग अलग राज्यों का नाम बदलना, जैसे पहले उड़ीसा था अब उड़ीसा हो गया, पहले पौंडीचेरी था अब पुडुचेरी हो गया। तो इसी तरीके से ये सब भारतीय संसद के पास शक्ति होती है। अब क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखते हैं। द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आर जनरली क्रिएटेड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, मतलब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन साधारणतः किसके प्रशासन के लिए स्थापित की जाती है। तो इसमें हम लोग ऑप्शन देखते हैं, महानगरों के लिए मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटीज, बड़े शहरों यानी बिग टाउन्स, सभी शहरों के लिए, या फिर मध्य दर्जों के शहरों के लिए। तो इसका सही आंसर होगा बिग टाउन, बड़े शहरों के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन स्थापित की जाती है। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक तरीके का स्थानीय स्वशासन है और ये संविधान में जोड़ा गया था आपका 74वें संविधान संशोधन, जो कि 1992-93 के अंतर्गत है। और ये इसमें इस संविधान संशोधन में 12वीं अनुसूची ऐड की गई थी। ये बड़े शहरों के लिए, बड़े शहरों के प्रशासन के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन स्थापित की जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में देखा गया है। ये एक स्टैटिक जीके का पार्ट है। चैत्य भूमि इज द रेस्टिंग प्लेस ऑफ विच लीडर, मतलब चैत्य भूमि किस नेता का समाधि स्थल है। राजीव गांधी जी का, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का, महात्मा गांधी जी का, या फिर लाल बहादुर शास्त्री जी का। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। अब हम लोग इस ऑप्शन में जो हैं उनके भी रेस्टिंग प्लेस, समाधि स्थल के बारे में बता देते हैं। MK गांधी है, महात्मा गांधी, इनका जो समाधि स्थल है उनका, उसका नाम है राजघाट। लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल का नाम है विजय घाट और राजीव गांधी जी का समाधि स्थल का नाम है वीर भूमि। और बहुत सारे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया है, चौधरी चरण सिंह जो कि हमारे फॉर्मर PM रहे हैं, उनका समाधि स्थल का क्या नाम है, तो किसान घाट। ये आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछ रहा है, वेयर वाज द यूनाइटेड नेशंस 27th क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP27 ऑर्गेनाइज्ड, मतलब संयुक्त राष्ट्र के 27वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसे COP27 कहा जाता है, इसका आयोजन कहाँ किया गया था, किस देश में किया गया था। तो COP का मतलब आप लोग जानते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो ये COP27 ऑर्गेनाइज किया गया था इजिप्ट में। अब आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि COP28 कहाँ होना है। तो इजिप्ट के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। इसकी कैपिटल कायरो है और करेंसी इजिप्शियन पाउंड है। अब क्वेश्चन नंबर 22 जो है ये भी करंट से है और ये अवार्ड से है। हाउ मेनी पीपल हैव बीन अवॉर्डेड द भारत रत्न अवार्ड इन द ईयर 2024, मतलब कितने लोगों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2024 में। तो इसका सही जवाब होगा आपका 5। भारत रत्न आप लोगों को पता होगा भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये 2019 के बाद डायरेक्ट 2024 में दिया गया है और टोटल 5 लोगों को मिला है, इसे सम्मानित किया गया है। अब चलिए हम लोग लिस्ट देख लेते हैं कौन किन 5 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ देख सकते हैं कर्पूरी ठाकुर, जो बिहार के पूर्व CM रह चुके हैं और इन्हें ये सम्मान मरणोपरांत मिला है। फिर लाल कृष्ण आडवाणी जी, चौधरी चरण सिंह जी, इन्हें भी ये मरणोपरांत मिला है। PV नरसिम्हा राव जी, इन्हें भी ये मरणोपरांत मिला है। और डॉक्टर MS स्वामीनाथन, जो कि भारत में हरित क्रांति के जनक हैं, इन्हें भी ये सम्मान मरणोपरांत मिला है। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के बारे में। तो 2024 में टोटल 132 पद्म अवार्ड मिले हैं, जिसमें पद्म विभूषण जो है वो 5 है, पद्म भूषण 17 और पद्मश्री 110 लोगों को मिला है। अब ये स्पोर्ट्स से क्वेश्चन है, हु वाज अवार्डेड द ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर इन द ईयर 2023, मतलब 2023 में लगातार दूसरे वर्ष ICC पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा सूर्य कुमार यादव। अब हम लोग अन्य ICC अवार्ड्स देख लेते हैं जो कि 2023 में प्रदान किया गया था। ICC मेंस ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर, मतलब वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है विराट कोहली को। ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये मिला है पैट कमिंस, जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है। अब ये क्वेश्चन आपका ये भी अवार्ड से है, ऑस्कर अवार्ड
गोल्डन ग्लोब अवार्ड, बाफ्टा अवार्ड, ये सब इसी तरीके के अवार्ड हैं, सबसे क्वेश्चंस रहेंगे हर सीरीज में। तो यहाँ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ओपेनहाइमर। ये आप देख सकते हैं, ओपेनहाइमर का ये पोस्टर है, ये क्रिस्टोफर नोलन द्वारा वो डायरेक्ट किया गया था और इसके एक्टर जो हैं किलियन मर्फी। तो ऑस्कर अवार्ड में ओपेनहाइमर इस बार बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं, बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट मूवी, सभी अवार्ड ये ओपेनहाइमर ने। अगर आप लोग अभी तक ये मूवी नहीं देखें तो देख लीजिए, ये एक बायोग्राफी है जो कि साइंटिस्ट रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर पे बनाया गया है। अमेरिका के जो दो फेमस न्यूक्लियर बॉम्ब थे, फैट मैन और लिटिल बॉय, तो ये कैसे बना था ये इसी पे बेस्ड है। आप लोग देख लिए, बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है। अब क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग देखते हैं, जो कि जनरल नॉलेज पोर्शन का लास्ट क्वेश्चन है। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में किस राज्य को सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार दिया गया है? तो अभी तक तो इंदौर को मिलते आया है, लेकिन इस बार चेंज हुआ है। इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने ये वो अवार्ड अपने नाम किया है, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023। तो चलिए, हमने जनरल नॉलेज में टोटल 25 क्वेश्चन डिस्कस किए। अब हम लोग बढ़ते हैं जनरल साइंस की तरफ, उसमें हम लोग 15 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो चलिए, ये रहा जनरल साइंस। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1, मानव नेत्र की फोकल लेंथ में बदलाव का कारण निम्न में से कौन सा होता है? द चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ एन ह्यूमन आई इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व्स, सिलियरी मसल्स, प्यूपिल या फिर कॉर्निया। तो इसका राइट आंसर होगा सिलियरी मसल। तो सिलियरी मसल ही रिस्पॉन्सिबल होता है इंसान की आंखों का, मानव नेत्र की जो फोकल लेंथ है उसमें बदलाव का। तो फोकल लेंथ क्या होता है, हम लोग उसके बारे में देखते हैं। उससे पहले हम लोग एक डायग्राम के जरिए समझते हैं कि सिलियरी मसल होता क्या है। तो ये ह्यूमन आई का एक डायग्राम है, इसके जरिए हम लोग समझ लेते हैं कि क्या कौन कौन से पार्ट कहाँ होते हैं। तो ये रहा आपका सिलियरी मसल। तो इसी में अगर संकुचन या फिर इसका फैलाव होता है तब फोकल लेंथ जो है वो घटता या बढ़ता है, उसमें बदलाव आता है। फिर ये पोर्शन है रेटिना, ये आपका आइरिस। अब आइरिस और रेटिना के बारे में मैं क्यों बोल रहा हूँ, बहुत सारे आज के डेट में जो लेटेस्ट स्मार्टफोन है उसमें आप लोग देखते होंगे कि हम लोग फ़ोन को फेशियल रिकॉग्निशन के थ्रू स्कैन करते हैं, उसे ओपन अनलॉक लॉक करते हैं। तो बहुत सारे स्मार्टफोन में आपका आइरिस स्कैनर होता है, बहुत सारे फ़ोन में आपका रेटिना स्कैनर होता है। तो ये हमारे आइरिस या फिर आँखों के आइरिस या रेटिना को स्कैन करता है और उसे रीड करता है। हर इंसान का ये अलग-अलग होता है। तो ये रहा आपका सिलियरी मसल्स। इसमें अगर किसी तरीके का कॉन्ट्रैक्शन या फिर रिलैक्सेशन होता है तब फोकल लेंथ हमारा जो है वो चेंज होता है। अब फोकल लेंथ हम लोग समझ लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपके मोबाइल फ़ोन का कैमरा है, तो कैमरा में आजकल आप लोग देखे होंगे 2-3 कैमरा रहते हैं। एक होता है आपका मैक्रो लेंस, एक होता है नॉर्मल मोड ज़ूम लेंस और एक होता है वाइड लेंस। वाइड लेंस में आप लोग जब लोग क्लिक करते होंगे 0.5x तो कोई इमेज जो है वो इतने एरिया का कैप्चर होता है। तो हम लोग अपनी आंखों से जो भी चीज़ देख रहे हैं, जितना दूर का एरिया हम लोग देख रहे हैं वो होता है हमारा फोकल लेंथ। तो ठीक उसी तरीके से मोबाइल में भी है आपका। तो जब हम लोग 0.5x मोड पे करते हैं तो हमारा जो एरिया होता है वो इतना ज़्यादा रहता है, ये कवर होता है। ह्यूमन आई का जो फोकल लेंथ होता है जनरली 17 से 24 mm। तो जब 17 mm पे अगर सपोज करिए कोई लेंस है, हम लोग उसे सेट करते हैं 17 mm पे, तो ये इतना एरिया को कवर करेगा, मतलब वाइड एरिया को कवर करेगा 17 mm पे। और फिर जब हम लोग इसे इस लेंस पे लाते हैं जो कि आपका नॉर्मल मोड है, उस पे लाते हैं, जो हमारा फोकल लेंथ है वो कम हो जाता है। आप लोगों ने मोबाइल के कैमरा में देखा होगा, जब 0.5x पे रहता है तो इतना एरिया कवर करता है, फिर 1x पे होता है तो एरिया कम हो जाता है, और फिर 2x जूम पे जब हम लोग करते हैं तो वो और कम हो जाता है, मतलब इतना एरिया को ही कवर करता है। तो ठीक उसी तरीके से आंखों में भी ऐसा रहता है। इसका जो फोकल लेंथ, जनरल फोकल लेंथ होता है हमारी आंखों का, वो 70 to 24 mm होता है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है? उत्सर्जन तंत्र कहने का मतलब कि जो हमारे शरीर से किसी चीज को निष्कासित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है, जब ये पाचन तंत्र का हिस्सा है। ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है, और ये गॉल ब्लैडर में बाइल जूस स्टोर होता है। बाइल जूस जो कि आपका फैट, वसा को डाइजेस्ट, पचाने में मदद करता है। तो ये तीन जो है, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर और किडनी, ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। और ये किडनी को भी हम लोग गुर्दा बोलते हैं।
तो होता क्या है, यूरेटर जो है एक तरीके का ट्यूब होता है जो यूरिन कैरी करता है किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक। यूरिनरी ब्लैडर को बोला जाता है मूत्राशय। यहाँ पे जाके ये फाइनल स्टोर होता है और फिर उसके बाद हमारे शरीर से निष्कासित हो जाता है। तो इसीलिए इसे एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट बोला जाता है। लेकिन गॉल ब्लैडर जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। आप लोगों ने पढ़ा होगा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कि फैट का कहाँ पे डाइजेशन होता है, प्रोटीन का कहाँ पे डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट का कहाँ पे डाइजेशन होता है। तो सब कुछ अलग अलग, और सब जो उसके लिए सिस्टम होता है, ऑर्गन होता है, वो अलग अलग होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जनरली द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज अप्रॉक्सीमेटली। यहाँ क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ अप्रॉक्स पूछा जा रहा है, मतलब लगभग, एग्जैक्ट नहीं पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो ह्यूमन ब्लड का जो पीएच होता है वो 7.3। अब आप लोग बोलेंगे पीएच क्या होता है? तो पीएच एक तरीके का पीएच स्केल होता है जिसमें ये इस तरीके से डिनोट किया जाता है। ये आपका 7 है, ये बीचों बीच पड़ता है। 7 के लेफ्ट साइड मतलब 0 to 7 जो भी सब्सटेंस रहेंगे वो एसिडिक होंगे, मतलब अम्लीय होंगे, और 7 के बाद जो भी होंगे वो अल्कलाइन होता है। तो ह्यूमन ब्लड जो नॉर्मल वाटर होता है ये 7 के आसपास ही रहता है, और जैसे ही हम लोग 7 से 0 की तरफ बढ़ेंगे तो चीज़ें एसिडिक होंगी। जैसे आपका बारिश का पानी वो एसिडिक होता है, उसका पीएच आपका 5 to 6 के बीच में होता है। ये नींबू आप देख सकते हैं, नींबू बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है आपका, तो ये 2 है इसका पीएच। बैटरी का पानी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका पीएच 0.0 से 1 है। और इधर अल्कलाइन में देखिए ये पीएच स्केल है, इसी पे मापा जाता है। जो सोप है, हैंड सोप, इसका आप लोग पीएच देख सकते हैं 10 है। फिर ये ब्लीच है, ब्लीच का पीएच जो है वो 12.6 है। तो इसी तरीके से पीएच निर्धारित होता है। तो आप लोग एक बार गौर से पढ़िएगा कि किस किस चीज़ का, कौन कौन सा चीज़ एसिडिक है और उसका पीएच लेवल क्या होना चाहिए। तो एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्जिकल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इन ह्यूमन मेल्स। मतलब कि मानव पुरुषों में गर्भ निरोध का शल्य चिकित्सा, सर्जिकल मेथड को क्या बोला जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा वैसेक्टोमी। आप देख सकते हैं। तो वैसेक्टोमी एक तरीके का सर्जिकल मेथड है जो कि पुरुषों में किया जाता है बर्थ कंट्रोल के लिए। इसे हिंदी में नसबंदी, पुरुष नसबंदी बोला जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट एन एलॉय। एलॉय क्या है? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन एलॉय नहीं है? तो एलॉय क्या होता है? तो एलॉय दो या दो से अधिक मेटल्स के द्वारा जो बना हुआ होता है, कॉम्बिनेशन जो सब्सटेंस बना हुआ होता है, उसे हम लोग एलॉय बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा लोहा। लोहा एक एलॉय नहीं है, लोहा प्योर फॉर्म होता है। और बाकी ऑप्शन है ये हम लोग देख लेते हैं। जो ड्यूरालुमीन है ये आपका एल्युमिनियम और कॉपर का कॉम्बिनेशन है। ब्रॉन्ज है जिसे हम लोग कांसा बोलते हैं, ये कॉपर और टिन के मिल के बनता है। पीतल है, ब्रास, जो कॉपर और जिंक को मिलके बनाया जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। किस प्रकार की गति में एक वस्तु एक निश्चित अक्ष से एक निश्चित दूरी पर निश्चित गति से चलती है? विच टाइप ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ कॉन्स्टेंट स्पीड एट फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड एक्सिस। तो इसका राइट आंसर होगा आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्तीय गति। अब इसमें बाकी ऑप्शन है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो हम लोग एक डायग्राम के जरिए समझते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक तरीके का मोशन होता है जो कि एक कांस्टेंट स्पीड, एक निर्धारित स्पीड में, वो स्पीड ना बढ़ती है ना घटती है, और एक ही पॉइंट पे। तो जैसे अगर कोई इंसान अपने हाथ में एक पत्थर बांध, किसी रस्सी में पत्थर बांध के घुमाता है, तो ये एक फिक्स्ड पोजीशन में ही घूम रहा है, फिक्स्ड स्पीड में ही घूम रहा है। जब इसे हम रोकना चाहें तभी ये रुकता है, लेकिन ऐसे ये घूमते रहता है। तो इसे हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन क्या हुआ? तो सर्कुलर मोशन की कोई भी चीज़ अगर वो गोल गोल घूम रही है एक ही पथ पे, तो उसे हम लोग सर्कुलर मोशन बोलेंगे। लेकिन इसके साथ एक शब्द ऐड कर दिया गया, यूनिफॉर्म, मतलब कि एक ही स्पीड में एक ही डायरेक्शन में घूम रही है, तब इसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। अब दूसरा है ऑस्किलेटरी मोशन। ऑस्किलेटरी मोशन होता है किसी भी चीज़ से एक जगह से वो दूसरे जगह जाती है, फिर वहाँ से वापस आती है, फिर दूसरे जगह जाती है। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका घड़ी का पेंडुलम। जैसे आप देख सकते हैं ये पेंडुलम है, सेंटर में, यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर ये स्टार्टिंग पोजीशन पे आया, फिर इधर गया, फिर ये स्टार्टिंग पोजीशन पे आया। तो ये आपका ऑस्किलेटरी मोशन है। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? रेक्टिलिनियर गति, कोई इंसान या कोई चीज़, कोई भी पदार्थ अगर वो सीधी स्ट्रेट लाइन में अगर वो चल रही है
तो वो रेक्टिलिनियर मोशन है। जैसे कि अगर रोड पे कोई सीधी रोड पे अगर कोई गाड़ी चल रही है या फिर कोई इंसान चल रहा है, कोई ट्रेन अगर ट्रैक पे सीधी ट्रैक पे चल रही है, तो वो रेक्टिलिनियर मोशन कहलाती है। अब चौथा जो है नॉन पीरियोडिक मोशन। नॉन पीरियोडिक मोशन ऐसे मोशन होते हैं जो जल्दी रिपीट नहीं करते हैं। ये मतलब वो अपना कोई इंटरवल फिक्स नहीं होता है, जैसे आज हुआ हो सकता है, वो उसका कोई समय निर्धारित नहीं होता है फिर उस तरीके का चीज़ होने का। जैसे कि इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है अर्थक्वेक, भूकंप। भूकंप अगर आ जाया है तो ऐसा नहीं कि वो 10 साल बाद भी आएगा इसी समय पे, उसका कोई टाइमिंग फिक्स नहीं। वो भी एक तरीके का मोशन है। मोशन कहने का मतलब कि वो अपने जगह से दूसरे जगह पे वो जा रहा है, तो इसे मोशन कहते हैं। तो अर्थक्वेक में भी कुछ किसी न किसी चीज़ों का मूवमेंट होता है, ये टेक्टोनिक प्लेट्स जो होते हैं उनका मूवमेंट होता है। तो ये फिक्स्ड नहीं है, ये कभी भी हो सकता है। और पीरियोडिक मोशन होता है मतलब आवधिक गति। तो ये ऐसे मोशन होते हैं जिनका टाइमिंग फिक्स होता है, वो होना ही है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है अर्थ का रोटेशन, जो कि सूर्य की जो परिक्रमा करती है हमारी धरती, उसे बोला जाता है पीरियोडिक मोशन। वो उसे करना ही है, वो उसका टाइमिंग फिक्स्ड है। वो आपका सर्कुलर मोशन भी कहलाया, लेकिन वो सर्कुलर पाथ पे नहीं करती है, वो एलिप्टिकल पाथ पे, इस तरीके के पाथ पे करती है, ना कि आपका इस तरीके के पाथ पे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोला एक मीठी और खुशबूदार सॉफ्ट ड्रिंक है जिसमें निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो कोला यानी कोका कोला, वो एक खुशबू तो आती है उसमें से, और एक सॉफ्ट ड्रिंक है। सॉफ्ट ड्रिंक कहने का मतलब ऐसे ड्रिंक जो आपका नशा नहीं उसमें होती है, और वो पीने में बहुत ज़्यादा कड़वा नहीं होती, मीठी होती है, इसीलिए उसे सॉफ्ट ड्रिंक बोला जाता है। तो उसमें कौन सी एसिड पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका कार्बोनिक एसिड। जितने तरीके के मार्केट में सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं उसमें आपका कार्बोनिक एसिड पाया जाता है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन। तो लेमन में किस तरह, अभी हम लोग पीएच स्केल पे हम लोग देखे थे, जो नींबू का रस होता है उसका पीएच लेवल 2 होता है, यानी बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। तो इस पे किस तरीके का उस एसिड का क्या नाम है? हर एक एसिड अलग अलग होता है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन है एसिड का, ये सब एसिड के प्रकार हैं। तो नींबू के रस में किस तरीके का एसिड पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सिट्रिक एसिड। अब हम लोग बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं कि ये एसिड किस किस चीज़ में पाया जाता है। तो सबसे पहला है आपका टार्टरिक एसिड, जो कि आपका इमली में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, फिर अंगूर में, बनाना, केला में पाया जाता है। मैलिक एसिड है। मैलिक एसिड आपका कुछ विशेष फलों में पाया जाता है, जैसे एप्रिकॉट। एप्रिकॉट को हिंदी में बोला जाता है खुमानी। ये ड्राई फ्रूट्स की दुकान में मिलते हैं, काफ़ी यूज़फुल होता है। फिर ब्लैकबेरी हो गया, चेरी हो गया, पीच, प्लम और पियर कहने का मतलब नाशपाती, प्लम, आड़ू। तो इन सब में मैलिक एसिड पाया जाता है। ये सब फल ईजिली नहीं मिलता है, लेकिन आप लोग अगर मौका मिले तो ये सब फल आप लोग ट्राई करिएगा, अच्छे फल होते हैं, महंगे होते हैं थोड़े लेकिन अच्छे होते हैं। अब एस्पार्टिक एसिड होता है, ये पाया जाता है आपका शुगर केन में, मतलब गन्ने में एस्पार्टिक एसिड पाया जाता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलिसा एक कॉमन टेस्ट है जो कि यूज़ किया जाता है एचआईवी इन्फेक्शन को जांचने के लिए। तो एलिसा का फुल फॉर्म क्या होता है? ये बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसे आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट इसे स्टार मार्क कर दीजिएगा, ये क्वेश्चन रिपीट होता है। तो एलिसा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। एलिसा टेस्ट बेसिकली होता है आपका एचआईवी इन्फेक्शन को जांचने के लिए। एचआईवी का आप लोगों को फुल फॉर्म पता होगा, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो बहुत आसान है लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया। स्वीडन एग्रीकल्चर स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर एंड झूम कल्टीवेशन ऑफ फॉर्म्स ऑफ। तो ये आपका झूम खेती, दाह कृषि, काट एवं दाह कृषि और स्वीडन कृषि, ये किस तरीके का रूप है? तो इसका राइट आंसर है आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इंडिया में बेसिकली आपका नॉर्थ ईस्ट में इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं, झूम खेती बोला जाता है। नॉर्थ ईस्ट में जैसे मणिपुर वगैरह एरिया में होता क्या है, जनरल जो खेती होती है उससे ये डिफरेंट होता है। हम लोग क्या करते हैं, कोई ज़मीन रहता है, अगर खेती, हम जनरल खेती की मैं बात कर रहा हूँ, तो जनरल खेती में क्या किया जाता है, ज़मीन को पहले तैयार किया जाता है, उसके मिट्टी को लेवल किया जाता है, फिर उसमें ये छिड़काव किया जाता है बीज का, और फिर ये सब किया जाता है। फिर जब वो फसल उग जाता है तो उस फसल की कटाई करने के बाद फिर हम उसे तैयार करते हैं। लेकिन शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है कि वो पहले ये होता था आपका, पहले के ज़माने में
अभी भी कुछ-कुछ जगह पे होता है। उसमें क्या होता है, ये घने जंगलों में होता है कि एक जगह पे अगर खेती कर दिया गया, मान लीजिए इस जगह पे खेती कर दिया गया, तो फिर उसके बाद इसे अगले खेती के लिए अभी तैयार नहीं करता है। इसके फसलों को जो निकाल लिया जाता है और जो अवशेष बच जाते हैं, वो यहीं पे इसी खेत पे छोड़ दिया जाता है जला के, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, 5-10 साल के लिए छोड़ दिया जाता है और जो लोग हैं वो दूसरे ज़मीन पे जाके फिर उसी तरीके से दूसरे ज़मीन पे करते हैं। और फिर 5-10 साल बाद लौटते हैं, मतलब इधर-इधर ऐसे करते-करते, तो ये घने जंगलों में किया जाता है, ये बहुत कम होता है आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन-सी बीमारी जीवाणुओं के कारण होती है? मतलब बैक्टीरिया के कारण इनमें से कौन-सी बीमारी होती है? तो इस तरीके के क्वेश्चन भी काफ़ी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा टेटनस। अब हम लोग टेटनस जानते हैं कि ये किस तरीके से होता है, तो टेटनस जो है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी, उसके कारण ये होता है। और ये हमारे एनवायरनमेंट में जो जानवर और इंसानों के मल होते हैं या फिर आपका मेटल के जो पार्ट्स होते हैं उसके ऊपर उसके रेशे मौजूद होते हैं। जब वो इंसान के शरीर से कांटेक्ट या फिर खुले भाग से जब जब हमारा कट-वट जाता है, या फिर जैसे होता क्या है, जब हम हमारा बॉडी पार्ट कहीं कट जाता है किसी मेटल से जंग लगे हुए, तो हम लोग क्यों टेटनस का इंजेक्शन लेते हैं? क्योंकि टेटनस का जो बैक्टीरिया है वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, इसीलिए हम लोग टेटनस का इंजेक्शन लेके उस बैक्टीरिया को हम लोग किल कर देते हैं। लेकिन बाकी जो बीमारी है वो आपका वायरस के कारण, पैरासाइट के कारण और आपका फंगी के कारण होता है। तो हम लोग देखते हैं मीजल्स, जिसे खसरा बोला जाता है, ये होता है आपका एक वायरस जो कि मोरबोलीव वायरस के द्वारा होता है, और ये एक हवा के द्वारा फैलने वाली बीमारी है जिसे खसरा बोला जाता है। दूसरा है आपका रिंगवॉर्म। रिंगवॉर्म क्या होता है, दाद खात ये सब टाइप के जो पैर में होते हैं, जनरली रिंगवॉर्म जनरली पैर में होता है, जो आपका गोल्स रिंग एक बन जाता है पैर में इस तरीके से, और वो बहुत खुजली करता है, तो ये फंगस के कारण होता है। तीसरा है आपका मलेरिया। मलेरिया पैरासाइट के कारण होता है, जो कि एक मच्छर काटने से होता है। मच्छर उस तरीके का पैरासाइट ही होता है। वो क्या होता है, एक मादा मच्छर होती है, उसके काटने से मलेरिया होता है। तो इस उस मादा मच्छर का नाम है एनोफिलीज। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किस मच्छर के काटने के कारण मलेरिया होता है, तो उसका आप लोग नाम याद रखिएगा, फीमेल मच्छर होती है एनोफिलीज। अब क्वेश्चन नंबर 12 में लोग देखते हैं, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सोडा लाइम इज। सोडा लाइम का रासायनिक मिश्रण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा NaOH प्लस CaO। तो NaOH प्लस CaO को बोला जाता है, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड और CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। इन दोनों के मिश्रण से आपका सोडा लाइम बनता है। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं, मानव शरीर में श्वसन पिगमेंट को क्या कहा जाता है? द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड। पिगमेंट मतलब एक तरीके का वो कलर निर्धारित करने वाला जो पदार्थ होता है उसे हम लोग पिगमेंट बोलते हैं। तो वो श्वसन में, मानव शरीर में श्वसन में मदद करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसका राइट आंसर होगा हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो एक तरीके का प्रोटीन होता है जो कि आरबीसी, जो हमारे खून में रेड ब्लड सेल्स होता है, उसमें पाया जाता है, और इसका काम होता है शरीर के अलग अलग पार्ट में ऑक्सीजन को लेके जाना। अब वाइट ब्लड सेल होता है, तो वाइट ब्लड सेल्स का काम होता है बीमारियों के प्रति हमारे शरीर को रक्षा प्रदान करना, लेकिन रेड ब्लड सेल्स में मौजूद हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन कैरी करता है, तभी हमारे शरीर को श्वसन करने में मदद मिलती है। और इसका कलर जो होता है, ये खून को लाल कलर ये हीमोग्लोबिन के कारण ही मिलता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वार्म ब्लडेड। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है? तो सब इसे हम लोग आंसर देखने के पहले हम लोग ये देख लेते हैं, वार्म ब्लडेड स्पीसीज और कोल्ड ब्लडेड स्पीसीज क्या होते हैं। तो वार्म ब्लडेड स्पीसीज ऐसे प्रजाति जो अपने आप इन्वायरमेंट, पर्यावरण के जिस भी जगह वो रह रहे हैं वहाँ के टेम्परेचर से वो अपने शरीर का टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं, वैसे स्पीसीज को वार्म ब्लडेड कहा जाता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है मैमल्स, स्तनधारी जीव और बर्ड्स। तो जैसे आपको पता होगा, हम लोग किसी भी एनवायरनमेंट में जाए, जैसे अगर हम लोग ठंड में चले जाएं, तो ऐसा नहीं कि हमारा शरीर जो है खून जम जाता है। हम लोग का शरीर है उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर जाता है। हम लोग अपने शरीर को गर्म कर सकते हैं, अगर ठंड है बहुत ज़्यादा, अगर हम लोग थोड़ा स्टेप दौड़ जाएं या अगर एक्सरसाइज कर लें, उछल कूद लें, तो हमारा शरीर जो है वो गर्म हो जाएगा। लेकिन कोल्ड ब्लडेड जो होते हैं वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। उन्हें एक जिस इन्वायरमेंट में वो रहते हैं सिर्फ उसी में वो सर्वाइव कर सकते हैं। अगर उससे दूसरे इन्वायरमेंट में रखा जाएगा तो वो मर जाएंगे। वो अपने शरीर के टेम्परेचर को खुद कंट्रोल नहीं कर सकते हैं।
तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है रेप्टाइल। जैसे आपने देखा होगा जो मगरमच्छ होता है वो क्यों धूप में निकल के बैठता है और जो ये टोड टोड मतलब एक तरीके का मेढक होता है, वो क्यों धूप में निकल के बैठता है? क्योंकि वो अपने शरीर को अगर गर्म करना चाहता है तो उसे धूप में बैठना होगा इंटरनली। एक्सटर्नली तो सब कोई गर्म हो जाता है, लेकिन इंटरनली की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसका राइट आंसर होगा पिजन। पिजन जो है वार्म ब्लडेड है। जैसे मैंने बताया, वार्म ब्लडेड का सबसे बेस्ट एग्जांपल है मैमल्स और बर्ड्स। अब क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। विटामिन का सबसे अच्छा सोर्स इन ऑप्शन में से कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा फिश ऑयल। फिश ऑयल मछली का तेल। ऐसा नहीं कि मछली को पकड़ के उसमें से तेल निकाल लिया जाता है, टेक्निकली निकलता उसी में से है, लेकिन हम लोग डायरेक्टली उसे कंज्यूम यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसे किसी न किसी फॉर्म में, सप्लीमेंट में, टैबलेट में, जैसे अगर आप लोग जिम वगैरह जाते होंगे तो देखा होगा आपने, जो सप्लीमेंट होते हैं फिश ऑयल वो मिलता है। तो विटामिन ए में बहुत रिच होता है वो विटामिन ए, जिसके कारण नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे रतौंधी बोला जाता है। अब हम लोग बाकी ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं। तो बनाना, केला, उसमें विटामिन बी6 और विटामिन सी पाया जाता है। ज़्यादातर विटामिन बी6 ही होता है, विटामिन सी कम होता है इसमें। कोकोनट ऑयल में आपका विटामिन ई पाया जाता है, और शुगर में विटामिन बी पाया जाता है। तो चलिए, साइंस में हम लोगों ने टोटल 15 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस किए, थोड़ा बहुत डिटेलिंग के साथ। और अब हम लोग बढ़ते हैं रीजनिंग। इसमें भी हम लोग 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि रिपीटेड है, कई सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए और वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला जा रहा है? इफ द इंग्लिश अल्फाबेट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, विच लेटर विल बी 12th टू द लेफ्ट ऑफ द 16th लेटर फ्रॉम योर लेफ्ट। मतलब कि अगर अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो आपके बाएं से 16वें अक्षर के बाएं से 12वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? तो इसे चलिए हम लोग नंबर को, जब अल्फ़ाबेट होता है उस पर नंबरिंग आप लोगों को याद होगा। अगर आप लोगों को नहीं याद है तो इसे याद कर लीजिए, काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो इसे हम लोग इस तरीके से देखते हैं। तो नंबर यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या किया, अल्फ़ाबेट को रिवर्स ऑर्डर में लिखा। लेकिन हम लोग यहाँ जानते हैं कि नंबर जो है वो चेंज होगा, क्योंकि ए नंबर 1 पे आता है, बी नंबर 2 पे आता है, तो ये भी हमारा रिवर्स ऑर्डर में रहेगा। तो जेड जो है वो लास्ट लेटर है, लास्ट अक्षर है, तो हमें नंबर भी इस तरीके से देना होगा। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे 16th लेटर फ्रॉम योर लेफ्ट। तो हमारे लेफ्ट से 16, तो ये हमारा लेफ्ट ये हुआ और राइट हुआ ये। किसी भी एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि दायां और बायां, तो हमारा बायां ये है और हमारा दायां ये है, लेफ्ट ये है, राइट ये है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है 16th लेटर फ्रॉम योर लेफ्ट, मतलब कि हमारे लेटर से 16th लेटर पे पहुंचना है, 16th पे। तो 16th पे पहुंचने के लिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। 16वें पे पहुंचने के लिए, 16वें लेटर पे पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा, 26 में से 15 को माइनस करना होगा। तो 26 में से जब हम लोग 15 माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 11। तो 11वें स्थान पे कौन सा लेटर है, के। तो हम लोग यहाँ पहुँच गए। हमारे लेफ्ट से 16वां पोजीशन जो है वो नंबर 11 है, जो कि के होता है। अब हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं। इस पोजीशन से, मतलब एक जो जहाँ हम अभी पहुँचे हैं के पे, वहाँ से 12वां लेटर कौन सा होगा लेफ्ट साइड में। तो के से लेफ्ट फिर हमें बढ़ना है। लेफ्ट बढ़ना मतलब कि हमें इधर बढ़ना होगा। तो हमें इधर बढ़ने के लिए फिर हम लोग इसमें 12 को ऐड करेंगे। तो 11 नंबर में अगर हम लोग 12 नंबर ऐड करेंगे तो कितना होगा, 2 और 1 3 और 1 1 2, मतलब कि ये यहाँ हम लोग 23वें स्थान पे आएंगे, जो कि है आपका डब्लू। तो ये इसका राइट आंसर होगा डब्लू। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बढ़ते हैं। फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग सीरीज। तो इसी तरीके के सीरीज दिया रहेगा क्वेश्चन में, और आपको पूछा जाएगा कि एक्स और वाई में क्या हो सकता है। तो उस सीरीज को सबसे पहले हमें समझना है, आराम से हमें समझना है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं एक पैटर्न है, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से फिर एक्स, और फिर 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 और 32 से वाई। तो यहाँ हम लोग ये पैटर्न देख सकते हैं। 3 में जब हम लोग 2 ऐड कर रहे हैं तब ये 5 हो रहा है। फिर 5 में जब हम लोग 2 ऐड कर रहे हैं तो ये 7 हो रहा है। 7 में जब हम लोग 2 ऐड कर रहे हैं तो ये 9 हो रहा है। 9 में जब हम लोग 2 ऐड कर रहे हैं तो ये 11 हो रहा है।
तो मतलब कि 9 में जब हम लोग 2 ऐड करेंगे तो 11 होगा, यानी x का वैल्यू जो है 11 होगा। और फिर सेकंड हम लोग देखते हैं 4 से 8 जा रहा है, मतलब कि 4 में जब हम लोग 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 8 हो रहा है, 8 में जब हम लोग 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 16 हो रहा है। यहाँ आप देखिए 4 में 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 8 हो रहा है, 8 में जब 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 16, 16 में जब हम लोग 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 32 हो रहा है, जब 32 में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 होगा। तो y का वैल्यू होगा 64। तो ऑप्शन में हम लोग देखेंगे, देखिए इसमें बहुत सारे अलग अलग ये लग सकते हैं टेक्निक, लेकिन हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। अगर ऑप्शन जिस भी टेक्निक से काम आ रहा है तो वही आंसर होगा। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं ये एक पैटर्न फॉलो हुआ जिसमें x का वैल्यू 11 आ रहा है और y का वैल्यू 64 आ रहा है, और ऑप्शन में भी आपका 11 और 64 है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग मैट्रिक्स ऑफ नंबर। मतलब कि ये 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसमें पूछा जा रहा है जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे कौन सा डिजिट होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहले इस पैटर्न को हमें समझना होगा, रीजनिंग बस यही है, पैटर्न को हमें समझना। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा उतना ज़्यादा आपके लिए यूजफुल होगा। तो हम लोग एक पैटर्न देख सकते हैं। 15 में जब 12 का हाफ से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 19 होगा, जो कि 12 का हाफ क्या होता है 6। तो 15 इंटू 6 इक्वल टू 90, ये हो गया। फिर इसमें हम लोग देखते हैं 13 में जब 10 का हाफ क्या हुआ 5, तो 13 इंटू 5 बराबर 65। तो इसमें भी वही होगा। 14 में किस डिजिट का हाफ से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 होगा, तो इसे हम लोग x मान सकते हैं। तो अगर हम लोग ये पैटर्न देखें तो 14 मतलब कि ये इंटू x/2 इक्वल टू 98, यही तो बोल रहा है पैटर्न में कि 14 में जो भी ये नंबर है उसके हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिजिट हमारा निकल के आएगा। तो अभी तो हमें ये पता नहीं है तो हम लोग x मान के कर रहे हैं, तो इसे हम लोग काट देते हैं। 7x बराबर 98, x बराबर 98/7। तो 98 को जब हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 14, लेकिन 14 यहाँ पे आंसर तो होगा 14, लेकिन ये 14 इंटू 14 करेंगे तब 98 नहीं होगा। 14 का हाफ हमें करना है, मतलब कि 14 इंटू 14 का हाफ होता है 7, तो ये होगा आपका 98। तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा 14। आप लोग कंफ्यूज कर सकते हैं, यहाँ पैटर्न ध्यान रखिएगा। और फिर इसी तरीके का क्वेश्चन है, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो इसमें हमें पैटर्न समझना है। तो सबसे पहले हम लोग पैटर्न समझेंगे। ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है लेकिन होता बहुत ईजी है। एक बार आप लोग एक भी रो का अगर आप लोग या कॉलम का पैटर्न देखते हैं तो आप लोग समझ जाइएगा। तो सबसे पहले पैटर्न इस तरीके से भी हो सकता है आपका, इस तरीके से भी पैटर्न हो सकता है, इस तरीके से भी पैटर्न हो सकता है। इन दोनों में कोई रिलेशन होगा तब ये निकलेगा, या फिर इन दोनों में कोई रिलेशन होगा तो ये निकलेगा, या फिर इन दोनों में कोई रिलेशन होगा तो ये निकलेगा। तो हर तरीके से ट्राई करके देखिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ हम लोग देखते हैं किस ये पैटर्न जो फॉलो हुआ है ये है आपका 1 इंटू 2 प्लस 1, ये इस तरीके से किया गया है। 1 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। फिर दूसरे में देखते हैं 7 इंटू 14 प्लस 7 बराबर आपका 105। तीसरा में डायरेक्ट ये है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग 9 इंटू एक्स प्लस 9 बराबर 117। तो जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो 9x बराबर क्या होगा 108, और x का वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो ये होगा 12। अब इसे हम लोग इस इक्वेशन पे बैठा के देख लीजिए। 9 इंटू 12 प्लस 9 बराबर 117, तो ये इसका राइट आंसर होगा 12। अब ये हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन बिलो। मतलब कि ये एक फिगर है और इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं, त्रिकोण की संख्या हमें बताना है। तो ये इसका ट्रिक होता है, ये मैं इसे समझा देता हूँ क्या ट्रिक होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेसिक ट्राइंगल में। तो जैसे पहले इसे समझ लीजिएगा, ये सॉल्व करने के लिए हम लोग एक स्क्वायर लेते हैं, उसमें अगर एक डायगोनल, हमें दो चीज़ देखना है। सबसे पहले कि इसमें छोटे ट्राइंगल कितने हैं, तो 1 और 2, और इसमें डायगोनल की संख्या देखनी है। इसे हिंदी में बोला जाता है विकर्ण डायगोनल, तो इसमें भी एक डायगोनल है। और ट्राइंगल्स इसमें कितने फॉर्म हो रहे हैं 1 2, तो हम लोग 2 लिख देंगे। और डायगोनल कितना है 1, तो ये मल्टीप्लाई करके 2 आएगा, मतलब इसमें टोटल 2 ट्राइंगल है। अब दूसरा केस हम लोग देखते हैं, जब इसमें 2 डायगोनल रहेगा, एक ये और एक ये, तो इसमें कितने ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं छोटे ट्राइंगल 1 2 3 और 4।
तो मतलब 4 छोटे ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं। इसमें हमें क्या मल्टीप्लाई करना है? डायगोनल। तो इसमें कितने डायगोनल हैं? एक ये हो गया और एक ये हो गया। इस तरीके से डायगोनल मतलब हमेशा तिरछा काटता है। तो 2 डायगोनल है, तो इसे हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा इसका राइट आंसर 8। तो अब हम लोग इस फिगर में देखते हैं इसी तरीके का 2 डायगोनल वाला है। एक डायगोनल ये है और दूसरा डायगोनल ये है। फिर इस फिगर में एक डायगोनल ये है, एक डायगोनल। तो इसमें हमें पता है कि कितना ट्राइंगल होता है आपका 8। 1 2 3 जैसे लिख देता हूँ मैं, 1 2 3 4, 4 और 2 डायगोनल, तो 4 इंटू 2 8। इसमें भी सेम यही होगा, तो 8 + 8 16। लेकिन इसका आंसर 16 नहीं होगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 2 फिगर ज्वाइंट है, इसमें 2 हिडन ट्राइंगल है। अब कैसे? इस वाले फिगर में तो हम लोगों ने ट्राइंगल को पूरा काउंट कर लिया, फिर इस वाले फिगर में हम लोगों ने पूरा ट्राइंगल को काउंट कर लिया। अब 2 हिडन ट्राइंगल कैसे हैं? बड़े ट्राइंगल्स हैं। जैसे एक ये वाला हुआ आपका और दूसरा आपका ये वाला एक ट्राइंगल हुआ। तो 8 + 8 16 + 2, टोटल जो इसमें ट्राइंगल है 18। इसका राइट आंसर होगा 18। बहुत लोग इसमें कन्फ्यूज कर सकते हैं, तो ये ट्रिक आप लोग देख लीजिएगा। जैसे अगर से एक डायगोनल रहे तो हमें सबसे पहले देखना है कि उसमें कितने नंबर ऑफ छोटे ट्राइंगल बन रहे हैं। तो इसमें 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, उसे हमें मल्टीप्लाई करना है डायगोनल की संख्या से। तो डायगोनल की संख्या 1 है, तो इसमें 2 ट्राइंगल बन रहे हैं। अब जब 2 डायगोनल है तो इसमें 4 छोटे ट्राइंगल बन रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग 4 ट्राइंगल लिखेंगे और इसमें नंबर ऑफ डायगोनल से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके हमारा आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पे केस है ये 2 ऐसे सटा हुआ है, इसके आगे भी कितना भी बनेगा तो हम लोग उस तरीके से देखेंगे। अगर मान लीजिए सपोज करिए यहाँ एक और फिगर रहता, यहाँ पे इस ठीक इसी तरीके का, इसमें भी आपका 2 डायगोनल रहते, एक ये और एक ये। तो अभी तक तो आपका ये और ये बन गया था, ये ट्राइंगल। अब ये और ये भी तो एक ट्राइंगल है और ये भी तो एक ट्राइंगल है, और इसमें भी 8 बन रहा है। तो फिर 8 + 8 + 8 24, और प्लस ये कितने ट्राइंगल इसमें बन रहे हैं? 2 इसमें बन रहे हैं और 2 इसमें और इसमें मिला के बनते हैं, तो टोटल 4 यानी 28 ट्राइंगल होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर 18 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कबूतर का संबंध शांति से है, उसी तरह सफ़ेद झंडा संबंधित है। तो इसका हम सभी को पता होगा, हम सफ़ेद झंडा कब दिखाया जाता है? जब किसी को समर्पण करना है, यानी सरेंडर करना है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, रीडिंग इज रिलेटेड टू नॉलेज। हमें पढ़ने से नॉलेज मिलता है, ज्ञान मिलता है। उसी तरीके से काम करने से हमें क्या मिलता है? तो हमें तजुर्बा मिलता है, अनुभव मिलता है। इंग्लिश में से एक्सपीरियंस बोला जाता है। क्वेश्चन में 8 हम लोग देखते हैं, नीचे दी गई आकृति में। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, इसे देखना होगा, ध्यान से देखना होगा। ट्रिकी नहीं है, बस यही चीज़ है, प्रैक्टिस और ध्यान, तभी क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। इसे हमें देखना है कि नीचे दी गई आकृति में वृत्त सर्किल युवा व्यक्तियों को दर्शाता है, ट्राइंगल जो है वो अशिक्षित लोगों को दर्शाता है, और आयत यानी रेक्टेंगल कार्यरत व्यक्तियों को प्रदर्शित करता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो कि युवा, अशिक्षित और गैर कार्यरत व्यक्तियों को दर्शाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ 3 टाइप के फिगर हैं, सर्कल, ट्राइंगल और रेक्टेंगल। तो हम लोगों को लिख लेना है, सर्किल जो है वो आपका युवा व्यक्तियों को दर्शाता है, तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे युवा। फिर ट्राइंगल जो है ये दर्शाता है आपका अशिक्षित लोगों को, और रेक्टेंगल जो है ये दर्शाता है कार्यरत लोगों को। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमें कौन सा क्षेत्र है जो कि युवा मतलब ये होना चाहिए, अशिक्षित ये भी होना चाहिए, और गैर कार्यरत। तो कार्यरत तो रेक्टेंगल शो कर रहा है, लेकिन हमें गैर कार्यरत व्यक्तियों को मतलब ये नहीं होना चाहिए। तो इसमें हमें नंबर को दर्शाना है कि इस फील्ड में ऐसा कौन सा नंबर है जो यहाँ आ रहा है। तो हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो वो ज़्यादा आसान रहेगा। अगर 6 को हम लोग देखें तो 6 क्या है? सिर्फ अशिक्षित व्यक्ति है, क्योंकि ये सिर्फ ट्राइंगल के अंतर्गत आ रहा है, ये ना तो सर्किल में ना रेक्टेंगल में आ रहा है। नंबर 3 को देखें तो नंबर 3 जो है ट्राइंगल में भी आ रहा है और सर्किल में आ रहा है, और ये रेक्टेंगल में नहीं आ रहा है। तो नंबर 3 जो है ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। जो 3 व्यक्ति हैं वो युवा हैं, अशिक्षित हैं और गैर कार्यरत है। तो सिर्फ नंबर 3 है जो ये दर्शा रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, एक पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं। ये बहुत सारे एग्जाम में अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कलर दे दिया जाएगा, बस इसका हमें कंसेप्ट समझना है और कुछ नहीं। तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं, एक पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं।
जब तक 4 तल बॉटम पे हो, मतलब कि नीचे अगर यहाँ 4 है, वो हमें दिखे, कोई 3 साइड ही हमें दिखेगा, 4 तल पे हो तो ऊपर कौन सी संख्या होगी। तो इसका एक ट्रिक होता है, जैसे कि हम यहाँ 2 डाइस दिया गया है, डाइस 1 और डाइस 2। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डाइस 1 में नंबर जो है वो क्लॉकवाइज लिखेंगे। क्लॉकवाइज मतलब ऐसे होता है, घड़ी की सुई जिस तरीके से चलती है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 1, फिर उसके बाद 2, फिर 3। दूसरे में भी जो सेम नंबर होता है उसके नीचे हमें लिखना है, तो सेम नंबर के नीचे 1 के नीचे 1 हम लोग लिखेंगे। उसके बाद कौन सा नंबर आ रहा है, 6, तो 6 आ रहा है, और 6 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है, 5। अब देखिए 3 के अपोजिट जो होगा 5 होगा, 2 के अपोजिट 6 होगा, और 1 के अपोजिट देखना है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, 4 जब नीचे है तो इसमें से हम कोई भी मान सकते, कहीं भी 4 है। 4 जब नीचे है तो ऊपर में कौन सी संख्या होगी, तो अगर हम लोग मान लीजिए 4 यहाँ दे दिए तो इसके ऊपर क्या होगी, 1। एक पासे में 6 ही संख्या होती है। अब इसका एक कंसेप्ट क्या समझना है, आप लोग ध्यान रखिएगा। कोई भी साइड जो एक दूसरे के अपोजिट है वो कभी भी एक पासा पे नहीं दिखेगा। जैसे कि अगर एक का अपोजिट 4 है तो वो यहाँ अगर 4 दिया रहता तो मतलब वो उसका अपोजिट नहीं है। एक का उल्टा 4 है तो 4 हमेशा नीचे रहेगा। 2 का ये एक ही पासा की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं, ऐसा नहीं कि 2 अलग अलग पासा है। अगर मान लीजिए 2 का अपोजिट 6 है तो इस पे 6 नहीं दिखेगा, 6 इस साइड में होगा। 3 का अपोजिट 5 है तो 3 अगर इस साइड है तो 5 उस साइड होगा। ये इसी पासा की दूसरी तरफ से इमेज है। तो बस क्वेश्चन हमें उलझाने के लिए पूछा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त वेन डायग्राम कौन सा है जो कि दर्शाता है असामाजिक तत्वों, जेब कतरों और ब्लैकमेलरों के बीच परस्पर संबंध। तो वेन डायग्राम जो है ये क्या पूछ रहा है, सबसे उपयुक्त, मतलब ऐसा नहीं कि हो सकता है इसके अलावा भी हो, लेकिन जो हमें ऑप्शन में दिया गया है हमें उसी के अकॉर्डिंग चलना है। तो हम लोग देखना है असामाजिक तत्व, जेब कतरा और ब्लैकमेलर। तो जेब कतरा और ब्लैकमेलर जो होते हैं वो होते तो आपके असामाजिक तत्व ही। तो असामाजिक तत्व एक बड़ा सर्किल हुआ, उसके अंदर ही आपका जेब कतरा और ब्लैकमेलर आएगा। लेकिन इस तरीके का फिगर इसमें नहीं दिया गया है। यहाँ फिगर क्या दिया गया है, ऑप्शन ए सबसे परफेक्ट बैठ रहा है। तो जेब कतरा, कुछ जेब कतरा होंगे जो आपके ब्लैकमेलर भी हो सकते हैं फिगर के अकॉर्डिंग। तो यही फिगर सबसे उपयुक्त है, तो इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन में 11 हम लोग देखते हैं, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इफ ग्रीन मीन्स येलो, येलो मीन्स वाइट, वाइट मीन्स रेड, रेड मीन्स वायलेट एंड वायलेट मीन ब्लैक, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड। यहाँ हमें सीधे देखना है। आप लोग अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो आप लोग कोड पहले लिख लीजिएगा, उसके बाद आप मैच करिएगा। और जो लोग रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं वो क्या करेंगे, सीधे कि लास्ट क्वेश्चन लाइन पे स्टेटमेंट पे जाएंगे। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन सीधे पूछ रहा है कि जो इंसानी खून है, ह्यूमन ब्लड, उसका कलर क्या होता है। तो रियलिटी में क्या होता है, ह्यूमन ब्लड वो होता रेड है, लेकिन रेड का कोड क्या दिया गया है, रेड मीन्स वायलेट। तो इसका राइट आंसर होगा बैंगनी। ऐसा नहीं कि ह्यूमन ब्लड, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड, वो सभी को पता है रेड होता है, लेकिन ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो ह्यूमन ब्लड रेड कलर का होता है और रेड का कोड है आपका वायलेट। तो यही इसका राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं, किसी सर्टन कोड में, ये थोड़ा ट्रिकी है। ओपन द डोर इज रिटन एज काटेजो, डोर इज क्लोज्ड एज जो पामा, और दिस इज गुड इज रिटन एज लारापा। तो व्हाट इज द कोड फॉर क्लोज्ड। ये आप लोग ध्यान से समझिएगा, ये एक ट्रिक है, इसे थोड़ा सॉल्व करना होगा। तो इस तरीके से सबसे पहले आप लोग लिख लीजिएगा, जैसे ओपन द डोर, ओपन द डोर, इसे क्या लिखा गया है, काटेजो। फिर डोर इज क्लोज्ड, डोर इज क्लोज्ड, इसे क्या कोड किया गया है, जो पा मा, जो पा मा। और फिर दिस इज गुड, तो इसे क्या कोड किया गया है, दिस इज गुड को ला रा पा। तो इसे हम लोग सबसे पहले सामने लिख देंगे। अब हम लोग पैटर्न बनाएंगे। तो सबसे पहले लाइन को हम लोग लेते हैं, इसे हम लोग, चलिए सर्किल हम लोगों ने कर दिया। सेकेंड वाले को हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, और थर्ड वाले को कुछ इस तरीके का पैटर्न हम लोग दे देते हैं। अब हमें देखना है कि इस तीनों वर्ड में कौन सा वर्ड रिपीटेड है। ओपन कहीं रिपीटेड है इस स्टेटमेंट में, इस साइड में, तो कहीं नहीं रिपीटेड है। द कहीं रिपीटेड है, कहीं नहीं रिपीटेड है। डोर कहीं रिपीटेड है, तो डोर आप देख सकते, तो आप लोग देख सकते हैं डोर जो है वो सेकेंड लाइन में रिपीटेड है।
तो डोर को भी सेम इसी तरीके से कोड कर दीजिए जैसा आप लोगों ने फर्स्ट में किया था, तो हम लोग इसे कोड कर देते हैं। अब यहाँ देखते हैं डोर कहीं और कोडेड है, नहीं लिखा हुआ है। अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, इज़ कहीं और है, हाँ है, तो इज़ को हम लोग क्या करते हैं, एक डिफरेंट टाइप का कोडिंग में कर देते हैं। ये आप अपने अंडरस्टैंडिंग के अनुसार कर दीजिएगा। इज़ कहीं और रिपीटेड है, हाँ यहाँ है, तो इज़ को क्या करते हैं हम लोग इस टाइप से कोड कर देते हैं। तो इज़ और इज़ यहाँ हो गया। पहले हम लोग इधर का कोडिंग खत्म कर देते हैं। क्लोज्ड कहीं नहीं रिपीटेड है, दिस भी कहीं नहीं रिपीटेड है, गुड भी कहीं नहीं रिपीटेड है। अब हम लोग इधर आते हैं, तो क्या कौन कौन सा रिपीटेड है, डोर यहाँ रिपीटेड था, तो हम लोग देखेंगे कि पहले लाइन में और दूसरे लाइन में कौन सा कोड रिपीटेड है। का कहीं रिपीटेड है नहीं, टे कहीं नहीं रिपीटेड है, जो रिपीटेड है, तो जो डोर के लिए कोड किया गया है, तो इसीलिए हम लोग इसे सर्किल कर देंगे। ये सर्किल से भी हम लोग समझ सकते हैं या फिर ऐसे लिख दीजिएगा, डोर के लिए जो कोडेड है। अब दूसरा हम लोग देखते हैं इज़, तो यहाँ देख सकते हैं इज़ इसमें भी है और इसमें भी है, और कोड हम लोग देखेंगे तो कोड देखना है हमें कॉमन। तो पा है, पा हम लोग देखेंगे दूसरे वाले लाइन में, ऊपर तो ये रिपीटेड नहीं है, नीचे हम लोग को देखना है कहीं रिपीटेड है कि नहीं। पा तो ऊपर भी नहीं है, नीचे पा है, तो पा को भी हम लोग क्या करेंगे, कोड कर देंगे इसी तरीके से। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्लोज्ड, तो क्लोज्ड में क्या कोडेड है, और इन दोनों में और कुछ बचा नहीं है, तो क्लोज्ड के लिए कोड है आपका माँ, तो इसका राइट आंसर होगा माँ। अब क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं, अ पेयर ऑफ वर्ड्स आर, यहाँ आर होगा, आर गिवन बिलो, शूज कॉबलर, ये कहने का मतलब हमें रिलेशन ढूंढना है। जूते जो हैं वो कौन बनाता है, मोची बनाता है, तो उसी तरीके से नीचे हम लोगों को देखना है कि क्या है। ऑक्सीजन प्लांट बनाता है, फूड किचन, स्पेक्टिकल ऑप्टिशियन, एजुकेशन टीचर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग देखें, और जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये एक फिजिकल चीज़ है, इसे फिजिकल चीज़ कोई एक इंसान बना रहा है, तो शूज़ को बना रहा है आपका कॉबलर, उसी तरीके से चश्मा को बना रहा है चश्माकार, तो ये इसका राइट आंसर होगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखते हैं, विच नंबर विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग। तो इसमें देखते हैं 20, 11 और फिर ये 102, और यहाँ कौन सा डिजिट आएगा, तो हमें देखना है, रिलेशन ढूंढना है किस तरीके से ये ऐसे बन रहा है, और तो ठीक उसी तरीके से ये ऐसे बनेगा, ये वाला इस तरीके से बनेगा जैसा पहला वाला बना हुआ है। तो हमें रिलेशन ढूंढना है, जिस तरीके से भी आपको ढूंढना है, आप लोग ट्राई करके देखिएगा। तो इसमें क्या है, जब 20 को हम लोग हाफ करते हैं और उसमें 1 ऐड करते हैं तब 11 आएगा, मतलब 20 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इक्वल टू 11। 20 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है, 10। 10 में जब हम लोग 1 ऐड करेंगे तो 11 होगा। ठीक उसी तरीके से 102 को जब हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे और उसमें 1 ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, 2 पचे 10, 2 कहीं 2, 51 प्लस 1 इक्वल टू 52, तो इसका राइट आंसर होगा 52। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, विच वन इज द ऑड वन दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। वह विषम कौन सा है जो समूह से संबंधित नहीं है। नील, लाल, हरा, पीला, इंडिगो, रेड, ग्रीन, येलो। कई बार लोग इंग्लिश में कंफ्यूज कर जाते हैं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि ये किस तरीके से बाकी 3 रिलेटेड है और एक रिलेटेड नहीं है, तो हर तरीके का कैलकुलेशन करके देखना। तो इस क्वेश्चन में इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखा जाए तो इंडिगो जो है वो अलग है। अब ये कैसे अलग है तो चारों कलर, तो आप लोग यहाँ बोल सकते हैं ये चारों कलर है, तो फिर ये इंडिगो कैसे कलर है, तो इंडिगो एक कलर भी है और एक पौधा भी है, लेकिन बाकी तीनों जो है वो सिर्फ कलर है, वो सिर्फ कलर है, लेकिन नील जो है वो पौधा भी है, प्लांट है एंड कलर भी है। तो इसी तरीके से छोटी छोटी चीज़ें रहेंगी, डिटेलिंग रहेंगे, उसी पे आपको दिया जाएगा क्वेश्चन। वो डिपेंड करता है एग्जामिनेशन के लेवल पे, क्वेश्चन का लेवल पे, कि वो किस तरीके का, अगर बहुत टफ में होगा तो इसी चीज़ को टफ कर दिया जाएगा, और अगर इजी रहेगा तो बहुत इजी ऑप्शंस रखे जाएंगे। रीजनिंग में और ऐसा कुछ नहीं, बस प्रैक्टिस की चीज़ है। तो चलिए आज के सीरीज़ में हम लोगों ने जनरल नॉलेज और करंट अफेयर देखा, रीजनिंग और साइंस सब कुछ डिस्कस किया। अब बहुत जल्दी ही प्रैक्टिस सेट 2 लेके आऊँगा, और आप लोग प्लीज़ इसे शेयर करना ना भूलें, और अभी तक अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। और अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम पे, तो ये रहा टेलीग्राम चैनल का लिंक, और ये क्वेश्चन मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा और टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू।